सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे की जाती है, हल्का सा ओवरव्यू, क्योंकि मेरे उसमें तो इंस्टॉल है ही, मैं आपको बस दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कर सके। मैंने अभी स्क्रीन शायद शेयर नहीं की है, मैं भी कर दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर फंडामेंटल स्टार्ट कर दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई। आपको बच्चों क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और पाइथन आपको इंस्टॉल करनी है, तो आपको लिखना है पाइथन .org। python.org लिखना है आपको। तो ये जो पाइथन की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। अब क्योंकि पाइथन चलाने के लिए जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ डाउनलोड्स पे आना है। डाउनलोड्स पे आते ही जैसे ही आपने ये साइट खोली थी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये साइट अपने आप ट्रैक कर लेती है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज है या मैक है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन पाइथन का चल रहा है वो यहाँ पर दे देता है। जैसे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन दिखाई पड़ रहा है पाइथन 3.9.5, ये दिखाई पड़ रहा है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक कर दिया आपने। अब जैसे मेरा इंस्टॉल है तो इसलिए ये मैसेज दिखा रहा है कि आप ओवरराइट करना चाहते हो या क्या। आपका नहीं इंस्टॉल होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल का मतलब वो सेटअप आपके पास आ जाएगा। और मान लीजिए किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दिक्कत है कि किसी का विंडोज 10 है, मान लीजिए विंडोज में ही है, विंडोज 7 है, तो आप जो है अलग तरीके के जितने रिलीज इसमें हुए हैं पाइथन के सॉफ्टवेयर, तो उनको सबको देखना चाहती हो तो ये ऑल रिलीज पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो लेटेस्ट वाला तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और ये दिखाई पड़ रहा है विंडोज के लिए करना है तो यहाँ क्लिक कर देना, लाइनेक्स यूनिक्स के लिए यहाँ पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे। और इसके अलावा ये तीन मेन यूज होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, अदर्स भी होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। और अब मान लीजिए आपका विंडोज 7 ही पड़ा है आपके उसमें, या विंडोज 8 पड़ा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पाइथन के अलग अलग वर्जन्स दिए गए हैं। आप ये लेटेस्ट वर्जन के अलावा पीछे के कोई वर्जन जो भी आप के उसमें चल सके वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वर्जन देखकर, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अभी मैंने जो ऑटोमेटिक वाला बताया था, तो नॉर्मली तो ऑटोमेटिक वाला वहां पर ले ही लेता है जो आपका विंडोज का वर्जन होगा उसके हिसाब से। तो इस तरीके से आपका पाइथन लोड हो जाएगा। जब पाइथन लोड हो जाएगा, पाइथन का सेटअप लोड हो जाएगा, तो ये कहां आ जाएगा आपका, ये आपका माई कंप्यूटर में जाएंगे या दिस पीसी में जाएंगे, तो जो डाउनलोड नाम का फोल्डर है, डाउनलोड, इसमें आएंगे और डाउनलोड के अंदर ये प्रोग्राम्स ये मिल जाएगा। इस पे आप जाइए, तो इस पे आपका ये पाइथन नाम का सॉफ्टवेयर, ये पाइथन 3.9.5 का मिल गया हमें सेटअप। अब आपको इसको, ये तो सेटअप है, इससे प्रोग्राम नहीं चल जाएगा या इस पे प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे, इसको लोड करना पड़ेगा सिस्टम पे आपके। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर विंडो खुल के आ जाएगी। अब जैसे मेरा इंस्टॉल है तो इसलिए वो कह रहा है क्या मॉडिफाई करना है या रिपेयर करना है या इंस्टॉल करना है, लेकिन आपका यहाँ पर लिख के आएगा इंस्टॉल। आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, फिर नीचे साइड में देखिएगा नेक्स्ट और ओके, नेक्स्ट ओके, बस इतने क्लिक करते चले जाना है। 2-3 स्टेप में, 2 या 3 मिनट में आपका पाइथन लोड हो जाएगा। जब पाइथन लोड हो जाता है तो जैसे कि आपको आप लोगों ने जावा पढ़ी हुई है पहले से, तो आपको याद होगा कि जावा के लिए आपका स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते थे ब्लूजे, जिसपे जावा के प्रोग्राम रन कराए जाते थे।
तो उसको हम लोग IDE कहते थे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE कहते थे। ऐसे ही इसका भी IDE या IDLE होता है। तो IDLE क्या मतलब, वो सॉफ्टवेयर जिस पे आप पाइथन रन कराओगे। तो जब वो आपका लोड हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आप पहुंच जाओगे आखिरी तक, सक्सेसफुली दिखा देगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे आना है। सर्च बार पे इसमें IDLE और ये एक और सॉफ्टवेयर इसका होता है जो इनबिल्ड इसी में चला आता है साथ में, कि आपका डायरेक्ट डॉस पे वर्क करना है, पाइथन प्रॉम्प्ट या पाइथन सेल पे, या IDLE पे वर्क करना है। तो दोनों में अंतर बता दें। मान लीजिए आपने यहाँ पर डॉस वाले पाइथन सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, तो आपको यहाँ पे py पाई लिखना है, py पाई। तो पाई का मतलब पाइथन है। जैसे कि जावा में जावा का जो भी फाइल बनाते थे उसका एक्सटेंशन नेम डॉट जावा होता था, ऐसे पाइथन में कोई भी फाइल बनाते हो उसका एक्सटेंशन नेम डॉट पाई होता है, py पाई। तो आपने यहाँ पे पाई पे क्लिक किया, आपका ये डॉस कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये खुल जाएगा। और इसमें ये 3 एरो के साइन है, ये पाइथन का प्रॉम्प्ट बोला जाता है। पाइथन का प्रॉम्प्ट जहां पे कमांड लिखे जाते हैं और पाइथन को रन कराया जाता है। तो इस पे पहले हम लोग यूज करते थे, जब स्टार्टिंग में पाइथन आया था तब हम लोग इसी को यूज करते थे। तो ऐसे ही आपका जावा में भी जब स्टार्टिंग में जावा आया था तो डॉस पे हम लोग उसको चलाते थे, लेकिन जैसे जैसे अपडेशन होते गए, नए सॉफ्टवेयर आते गए, तो जावा का अलग अलग कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए थे, जैसे नेटबीन्स, ब्लूजे, एडिट प्लस, जे क्रिएटर। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई एक ही सॉफ्टवेयर नहीं, ये बेस हम बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, एक तो ये डॉस वाला दिखा दिया, दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो IDLE है। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में IDLE ये टाइप कर देना है, तो आपका ये ब्लूजे जैसा सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। ये ब्लूजे जैसा सॉफ्टवेयर खुल के आ गया। इसको हम पाइथन का एडिटर भी बोलते हैं, पाइथन एडिटर, जिसपे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अब इसमें ये फाइल, एडिट, ये सारे मेन्यू बने हैं जो कि उसमें नहीं थे, जो डॉस सेल वाला था। और इसी में आपका प्रोग्राम रन कराने का भी तरीका दिया होता है। तो अभी हम लोग प्रोग्राम तो खैर कोई नहीं रन कराएंगे, बस ऐसे जनरल दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे 2 लिखा और उसके बाद जो है +3 लिख दिया और एंटर मार दिया। बेटा दिखाई पड़ रहा है क्या ये चीज, या थोड़ा स्क्रीन बड़ी करें? सब विजिबल है। ओके, तो आपने यहाँ पे 2 + 3 किया, एंटर मारा, तो देखिए यहाँ पर नीचे 5 लिख के आ गया। या आपने लिखा a = 5, एंटर, b = 3, एंटर, c = a + b लिख दिया, a + b, और फिर एंटर मारा। और फिर यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा। प्रिंट का, अब जैसे कि जावा में आपका system.out.println होता था, ऐसे ही इसमें प्रिंट होता था। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। प्रिंट, PRINT, प्रिंट, और इसके गोल वाले ब्रैकेट में आपको C प्रिंट करा देना है और फिर एंटर मार देना है। तो आप देखिए A में 5 था, B में 3 था और C में हमने C = a + b किया और प्रिंट C लिखा, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। तो जावा का जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से देखिए, जावा में आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते थे। जो आप, अब हो सकता है आपको ना भी याद हो, याद है कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता था? यस सर, जो सोर्स कोड। हाँ, देखिए मैं जल्दी से याद करा दे रहा हूं कि जावा में क्या होता था कि आप सोर्स कोड जो ब्लूजे पे लिखते थे, उस सोर्स कोड को आपका कंपाइलर, जावा का जो कंपाइलर होता है जावा सी, तो उस कंपाइलर के थ्रू सोर्स कोड को हम लोग बाइट कोड में कन्वर्ट करते थे। जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल कराते थे तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता था। और उसके बाद जावा का इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो है उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था। इस तरीके से ये वर्क
करता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे क्योंकि पाइथन जावा के बाद आई है तो ये और भी एडवांस लैंग्वेज है आपकी। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटरप्रेटर ही दे दिया गया है, कंपाइलर अलग से नहीं प्रोवाइड किया गया है, इंटरप्रेटर ही दिया गया है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस आपको मालूम होगा, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में रीड कर कर और उसमें अगर कोई एरर नहीं है तो रन करा देता था, यानी सोर्स कोड में चेंज कर देता था, सोर्स कोड को मशीन कोड या बाइट कोड में। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक लाइन अगर सही है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ने नहीं देगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत लिख देते हैं, हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर हमने ये डबल कोट स्टार्ट किया, लिखा सम, और उसके बाद डबल कोट्स बंद नहीं किया और कॉमा लगा के हमने यहाँ पर सी प्रिंट करा दिया ऐसे, और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मारा, तो ये एरर आ गई। क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चलता है तो इसका मतलब ये इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है। इसमें पूरा प्रोग्राम अलग से पहले पूरा लिखो, फिर कंपाइल कराओ, फिर उसको रन कराओ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन बाय लाइन ही चेक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको देख लिया। अब ये सॉफ्टवेयर तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी इसमें और भी चीजें हैं कि जैसे ये तो लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, लेकिन हमको पूरा प्रोग्राम प्राइम नंबर फैक्टोरियल वैल्यू टाइप का पूरा लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहीं पे जब ये चल ही रहा है, आपका फाइल मेनू पे क्लिक करना है और फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, न्यू। तो आपको एक विंडो मिल जाएगी, जैसे ब्लूजे में एडिटर मिलता था वैसी विंडो यहां पर मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ठीक। अब इसमें आपको प्रोग्राम लिखना है, मान लीजिए तो हमने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू 5, लाइन चेंज की, b इज इक्वल टू 2, लाइन चेंज की, c इज इक्वल टू a प्लस b, ये लाइन b, और उसके बाद लाइन चेंज की और प्रिंट और ब्रैकेट में आपने दे दिया c। अब क्या हुआ, ये प्रोग्राम आपने लिख दिया। अभी मैं कोई प्रोग्राम नहीं पढ़ा रहा हूं, खाली ये सॉफ्टवेयर चलाने का तरीका बता रहा हूं। ये क्या है कि डायरेक्टली डायरेक्टली a इक्वल टू 5 लिख दिया, ये सब कैसे चल रहा है ये सब अभी बताया जाएगा। तो ये आपने सेपरेट प्रोग्राम लिखा, अब इसी जगह पर आप प्राइम नंबर, फैक्टोरियल वैल्यू, फंक्शन का प्रोग्राम, स्विच केस का प्रोग्राम, जो भी लिखना चाहें वो सारी चीजें यहां पर ऐसे लिखी जाएंगी, लूपिंग का प्रोग्राम। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर फाइल पे आना है और फाइल पे आने के बाद इस पे सेव एज या सेव पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक किया आपने तो बाय डिफॉल्ट वो पाइथन वाली डायरेक्टरी ले लेगा बच्चों, जहां पे पाइथन का प्रोग्राम सेव होना चाहिए। और फिर आपको यहां पर मान लीजिए हमने यहां पर XYZ ये नाम दे दिया, ये फाइल का नाम दिया जिसके अंदर वो प्रोग्राम लिखा है। अब ध्यान आपको रखना है बच्चों कि यहां पर आपको डॉट पाई जरूर लगाना है, जैसे उसमें डॉट जावा लगाना पड़ता था ऐसे इसमें डॉट पाई, PY पाई, और इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना, चाहे इस विंडो को मिनिमाइज कर दीजिए, नहीं मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं, इसी में रन का ही प्रोग्राम दिया है। आप ध्यान दीजिए कि ऊपर मेनू में पहले रन नहीं दिखाई पड़ रहा था, जब आपने प्रोग्राम को लिखा तब अपने आप सेव किया वैसे यहाँ पे रन आ जाएगा। और रन पे आने के बाद में आपको इसके यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, मैं सबको अलग अलग बता दूंगा, लेकिन आपको जो जिससे रियल में प्रोग्राम रन कराना है वो रन मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब एक आपने अलग से पार्ट प्रोग्राम का बनाया है, उसको रन करने के लिए कहा जा रहा है। तो रन मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है, ये इसकी शॉर्टकट की F5 भी दी गई है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये कहां रन होगा, जाकर रन ये वहीं पे होगा जहां पे डॉस सेल थी। मैं आपको नीचे दिखा दूं, इस ये जो हिस्सा था यहीं पे वो रन होके आएगा। तो क्योंकि अभी मैंने कुछ इनपुट नहीं लिया है, सीधे वैल्यू स्टोर करा के प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो सीधे आंसर ही आ जाएगा आपका। तो 5 और 2 ऐड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। यहां पे रन पे गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो सीधे देखिए यहां पर ये 7 प्रिंट होकर आ गया है, ये 7 है, ये प्रिंट होकर आ गया आपका। तो इस तरीके से यानी कि छोटी छोटी कोड को आपको सीखने के लिए डायरेक्ट आप ये कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, ये हिस्सा है। अगर पूरा पूरा प्रोग्राम लिखना है तो आपको फाइल पे जाकर
और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम पूरा लिखेंगे और फिर रन से वहां पर रन कराएंगे। तो ये इतना बेटा समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई चीज रिपीट करनी हो तो आप रिपीट करवा सकते हो, बाकी ये वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो आपको ये मिल जाएगी, आप दोबारा से भी इसको देख सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी। तो ये तो बात हो गई आपकी सॉफ्टवेयर्स की जिस पे हम प्रोग्राम चलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि पाइथन एडवांस लैंग्वेज है, यानी जावा से भी हायर वर्क करने की कोशिश कर रही है इस समय। जावा भी अपने आप को अपडेट कर रहा है और इसकी टक्कर दोनों की ही टक्कर चल रही है एक तरीके देखा जाए तो। आपका जो है पाइथन अभी ज्यादा अच्छी मानी जा रही है जावा से भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें शॉर्ट करते चले गए और आपका प्रोग्राम को लिखने के लिए, जो प्रोग्राम लिखने के लिए जावा में 10 लाइनें जरूरत हो रही हैं, वो यहाँ पे हो सकता है 4 ही लाइन में सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ये फर्क पड़ रहा है, बाकी वर्किंग दोनों में सेम है। तो जैसे जावा के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते थे, ऐसे इसमें भी जब प्रोजेक्ट लेवल पे आप वर्क करेंगे तो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है पाइचैम या पाइचाम करके बोला जाता है। उसमें पूरे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कि आपको कोई वेबसाइट बनाना है, आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको ऐप बनाना है, तो ये सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर पे हम लोग करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम। चलिए अब आगे जानकारी लेते हैं। अब इसके बाद जो है जावा के फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या फंडामेंटल है इसमें? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखो जैसे आपको याद होगा कि जब जावा में मैंने पढ़ाया था तो मैंने सबसे पहले फोकस किया था कि आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए अदिति आपको याद होगा कि क्योंकि आपने रिसेंटली अभी पढ़ा है कि मैंने सीधे वेरिएबल पढ़ाए थे। वेरिएबल पढ़ाने के बाद फिर मैंने जो है आउटपुट स्टेटमेंट बताया था, और आउटपुट स्टेटमेंट के बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया था? इनपुट स्टेटमेंट बताया था, और इनपुट स्टेटमेंट के बाद में सीधे हम लोग प्रोग्राम पे आ गए थे। तो उससे फायदा ये मिला कि जितना प्रोग्राम में हमें यूज करना है वो हमने पहले पढ़ लिया, और बाकी फंडामेंटल तो बहुत होता है। तो फंडामेंटल और क्या था? फंडामेंटल टोकन्स क्या है, लिटरल्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, इस तरीके का बहुत सारा फंडामेंटल था जो थ्योरी पर्पस से यूज होता था। या आपका जैसे कि जावा में भी जावा के फीचर्स ये सब होते हैं, ऐसे पाइथन में भी फीचर्स होते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसका सेपरेट वीडियो बना दिया था इस लास्ट ईयर। ऐसे इसमें भी ये आपको एक ही बार खाली देखना होता तो मैं इसका भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं सीधे प्रोग्रामिंग के लिए जो चीजें जरूरत हैं उनको आइडिया देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, जिससे कि 2 या 3 क्लास में आप प्रोग्रामिंग पे डायरेक्ट पहुंच जाएं। अब जावा फंडामेंटल में देखें तो सबसे पहले वेरिएबल से अगर स्टार्ट करें तो वेरिएबल किस में आता है? डेटा टाइप में। तो थोड़ा सा ये एक बार लिस्ट देख लेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। हाँ देखिए, जावा में डेटा टाइप्स आप यहां देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है, डिक्शनरी होता है, बूलियन होता है, सेट होता है और सीक्वेंस टाइप होता है। न्यूमेरिक में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें नए ऐड हुए हैं जो जावा में नहीं थे उस समय। और बाकी आपका डिक्शनरी और इसमें बूलियन और सेट ये अलग ही दिए गए हैं। तो ये आपका जो सीक्वेंस टाइप होता है उसमें स्ट्रिंग आती है, लिस्ट आती है और टपल्स आते हैं। तो ये डेटा टाइप का पूरा कैटेगरी है, और इसको हम ये सारे टर्म हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे टर्म पढ़ेंगे जैसे जैसे जरूरत आती जाएगी। लेकिन अभी हम बिल्कुल फंडामेंटल के हिसाब से चल रहे हैं। अभी यहां पर जितनी स्क्रीन दिखाई पड़ रही प्रॉपर विजिबल है बेटा, या फॉन्ट बढ़ा दें? सब विजिबल है। ठीक है। तो नॉर्मली वेरिएबल की बात करें, जावा में वेरिएबल क्या है, तो हमने उसमें जावा में बताया था वेरिएबल, वही वेरिएबल की डेफिनेशन यहां पे भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है। यहां पे देखिए, इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। वेरिएबल को क्या होता है? एक नाम होता है, और ये नाम क्या होता है? किसी मेमोरी का नाम होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं अपना। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम।
तो एक प्रोग्राम में अगर ए नाम का वेरिएबल ले लिया तो वो यूनिक नेम होना चाहिए, दोबारा ए नाम का वेरिएबल कोई नई वैल्यू के लिए नहीं लेंगे, ए में ही अगर स्टोर करना चाहे तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहां कहा गया ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो भी वेरिएबल का नाम लिया जाता है वो यूनिक होता है, और वो किस चीज को फॉलो कर रहा होता है या उसको क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर कह सकते हैं, और वो आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जावा में ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी, बस मुझे एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो किसी भी वेरिएबल के नाम को या जो भी हम अपनी तरफ से यानी यूजर अपनी तरफ से प्रोग्राम में नई चीज लिख सकता है और प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, तो उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। तो जैसे आपका क्लास का नाम, तो यहाँ तो क्लास लिखना ही नहीं है, मेन यहाँ पे वेरिएबल से ही रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज कंटेनर दैट होल्ड डेटा विच कैन बी चेंज लेटर थ्रू आउट प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल का मतलब समझ गए आप कि ये कंटेनर की तरीके से वर्क करता है और उस कंटेनर के अंदर हम कोई ना कोई डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट बताया गया, नोट क्या है, इन पाइथन वी डोंट असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स वेयर एज पाइथन गिव्स द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वेरिएबल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पाइथन में जितने भी वेरिएबल आप यूज करते हो, जितने भी वेरिएबल आप यूज करते हो, तो वो सारे वेरिएबल, यहां पे थोड़ा ये सॉफ्टवेयर दिक्कत कर रहा है, तो जितने भी वेरिएबल आप यूज करते हो वो सारे वेरिएबल पाइथन में एक ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। नॉर्मली जावा में हम लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग ऐसे करके बहुत सारी चीजें यूज करते थे, तो उनको सबका अलग अलग डेटा टाइप हुआ करता था। और जावा में क्या है, जावा में कहा सॉरी पाइथन में क्या है, पाइथन में कुछ दिन तक ये चलेगा, जावा वर्ड निकल जा रहा है क्योंकि जावा के टीचर हैं, अब ये मिक्सचर लैंग्वेज थोड़े दिन में ही आ जाएगी। पाइथन में क्या बताया गया, पाइथन में जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो वो हर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब आपको याद दिलाएं, ऑब्जेक्ट जो जावा में होता था, तो ऑब्जेक्ट क्या होता था कि किसी भी क्लास के अंदर आपने इंट, कैर, फ्लोट, डबल, मान लीजिए 3 तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर किए ऊपर क्लास के अंदर, फिर आपने फंक्शन बनाए और फंक्शन बनाने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, उसके बाद फिर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या था कि नीचे क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया कि क्लास का नाम स्पेस ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो ये जो न्यू के बाद जो ओबीजे, पहले ओबीजे लिखते थे, तो इसका मतलब था कि ओबीजे के लिए न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करेगा, और मेमोरी किस टाइप की एलोकेट करेगा, तो ऊपर जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखे थे इंट, फ्लोट और डबल, तो तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी बनाता था। यानी कि अगर हमने ओबीजे नाम का वेरिएबल बनाया है तो वो अगर INT A दे रखा है तो A के लिए एक मेमोरी बनाएगा, फ्लोट B दे रखा है तो B के लिए एक मेमोरी बनाएगा, डबल C दे रखा है तो C के लिए एक मेमोरी बनाएगा। इस तरीके से मेमोरी बनाता था जावा में वो ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा डेटा टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ईच डेटा टाइप, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है हर तरीके के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, यानी कि उसमें हर तरीके की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। तो जावा में हमने सॉरी इसमें पाइथन में हमने क्या बताया, वेरिएबल कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो इसका मतलब इसमें इंटीजर भी स्टोर हो जाएगा, फ्लोट भी स्टोर हो जाएगा, डबल भी स्टोर हो जाएगा, और जैसे जैसे डेटा टाइप इसमें प्रोवाइड है सारे इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। अब इनको ब्रीफ में आगे हम लोग समझेंगे कि क्या हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का माना जाता है, तो इसका क्या मतलब है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन पाइथन, इन पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड, अब ध्यान से देखिएगा यही चेंजेस हैं, इन पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस, द वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो यहाँ पे बहुत ये पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है जावा के साथ, इसका अगर देखें कि जावा में कोई भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होता था तो आप लिखते थे INT A
फ्लोट बी, ऐसे डिक्लेयर करते थे। और उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद फिर आप चाहे यूजर इनपुट वैल्यू लें और चाहे फिक्स वैल्यू, ए इज इक्वल टू 5 मान लीजिए आपने दे दिया, और बी इज इक्वल टू आपने मान लीजिए 2.5 दे दिया। ये जावा में ऐसे करते थे, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं करना है। पाइथन में कैसा करना है? पाइथन में जैसे आपको जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हर वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। अभी अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा था कि हर वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो कंप्यूटर कैसे समझता है? a इज इक्वल टू 5 आपने लिखा तो अपने आप कंप्यूटर समझ जाएगा कि 5 क्योंकि इंटीजर है, तो इसका मतलब a नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब मान लीजिए आपने b इज इक्वल टू 2.5 लिख दिया, तो ये वैल्यू को देखकर बच्चे पहचान जाता है कि b नाम का वेरिएबल आपका फ्लोट टाइप का है, फ्लोट टाइप। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है? इसमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको पहले डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, बस वेरिएबल लिखो और इक्वल टू का साइन लगा के चाहे यूजर इनपुट और चाहे फिक्स वैल्यू, जैसे उसमें वैल्यू पहुंचती है तो वैल्यू पहुंचते ही वो जान जाता है कि वैल्यू के हिसाब से वो इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट हम लोग लिखते थे जावा में, ये सब गायब कर दिया गया है। अब सीधे सीधे आप वेरिएबल ले लीजिए डायरेक्ट, और पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी। उसमें जावा में पहले हम लोगों को डिक्लेयर करने पड़ते थे सारे वेरिएबल, उसके बाद हम लोग नीचे यूज करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जहां पे आप वेरिएबल यूज करना चाहो वहीं पे वेरिएबल के साथ वैल्यू डालोगे, वेरिएबल अपने आप यूज हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जैसे यहीं पे थोड़ा सा हम और चेंज करें, जैसे हम यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दें सपोज दैट। अब c को अलग से डिक्लेयर तो किया नहीं है हमने, तो a इंटीजर है और b आपका फ्लोट है, तो इंटीजर फ्लोट आपका जब ऐड होगा तो रिजल्ट आएगा आपका 7.5। अब 7.5 क्योंकि फ्लोट टाइप का होता है, इसीलिए यहाँ पे c को अपने आप कंप्यूटर जान जाएगा कि ये आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है कि जैसे ही आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि उसका डेटा टाइप क्या मानना है, क्या रखना है। ये इसका मेन फंडामेंटल है जो नया था आप लोगों के लिए। अब इसके आगे एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि उसमें अभी अभी आपने ये देखा था, ये आपने देखा था डेटा टाइप में न्यूमेरिक डेटा टाइप लिखा था। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में यहाँ पे सिर्फ इंटीजर और फ्लोट होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी एक है, उसकी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। बस कभी कभार बहुत ही रेयर केसेस में जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो वहां पे यूज हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इंटीजर और फ्लोट से ही मतलब है। तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी थी जावा में, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, इस तरीके की कैटेगरी यहाँ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर है और फ्लोट है बस। इंटीजर फ्लोट का मतलब होल नंबर और विदाउट होल नंबर यानी रियल नंबर। तो यहाँ पे डेटा टाइप में जब पढ़ाना शुरू किया गया तो यहाँ पहला लिया गया नंबर, नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप में लिखा है पाइथन सपोर्ट टू टाइप ऑफ नंबर्स, इंटीजर नंबर जिनको हम होल नंबर कहते हैं और फ्लोटिंग नंबर जिनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और इसके अलावा एक ये हमने अलग से लिख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें यूज होता है, तो नाम याद रहना चाहिए। जबकि आपका यहाँ साफ साफ लिखा है कि टू टाइप नंबर सपोर्ट करता है। अब इंटीजर नंबर की बात करें, इंटीजर नंबर क्या है? वैसे आपको पता है होल नंबर की बात हो रही है। तो देखिए इन पाइथन 3 हमारा 3.9 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे थोड़ा पुराने वर्जन का ही लिखा है डेटा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम रहेगा आपका। तो इन पाइथन देयर इज इफेक्टिवली नो लिमिट टू हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी। यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू जब स्टोर कराओगे तो जावा में तो उसकी लिमिट होती थी कि आपका INT जो है 2 की पावर 32 ऐसा करके स्टोर कराएगा, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बड़ी वैल्यू चाहो इंटीजर की यहाँ पर। इसीलिए इसका मेमोरी साइज नहीं दिया गया कितनी मेमोरी साइज बाइट लेगा, लेकिन लेता तो है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना ना बच्चों, यहाँ पे मेमोरी साइज वगैरह से आपको कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा
और कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी, कितनी भी हो सकती बड़ी, दैट इज एन इंटीजर कैन बी एज लॉन्ग एज यू नीड टू बी इट टू बी। तो जितनी बड़ी वैल्यू आप लिखना चाहें उतनी बड़ी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे यहां पे समझो ये कितनी बड़ी वैल्यू ले ली गई है और इसके साथ +1 किया गया और यहाँ पे प्रिंट में दे दिया गया, तो प्रिंट में जब डायरेक्ट कोई वैल्यू ले ली जाती है तो वो तो प्रिंट हो जाएगी। तो ये आउटपुट के रूप में आपका ये रिजल्ट आ गया है। अब क्योंकि इसमें 1 ऐड किया है तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। बाकी पूरा का पूरा नंबर सेम है। तो यानी कि इसमें लिमिटेशन नहीं है किसी भी वेरिएबल की कि कोई वेरिएबल कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिमिट होगी, लेकिन क्योंकि वो लिमिट इतनी ज्यादा है और हमें उतनी जरूरत ही नहीं है, इसलिए कह दिया जा रहा है कि इसमें नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा जो मैंने ऊपर अभी समझाया था उसके एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप लेने की जरूरत नहीं, सीधे वेरिएबल का नाम लिखिए, कोई भी नाम दे दीजिए ABCD, जैसे यहाँ पे माई INT दे दिया गया और वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए। तो यानी कि कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है कि क्योंकि 7 आपका इंटीजर है तो इसका मतलब ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप मान रहे हैं आप इसमें माई INT को। फिर आपका प्रिंट स्टेटमेंट से आपने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पर ये 7 आउटपुट के रूप में प्रिंट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक और नई चीज आ गई, जैसे कि जावा में कमेंट लाइन लिखने के लिए आपका ये स्लैश लाइन होती थी, है ना, तो उस या आपका ये मल्टीपल स्लैश लाइन होती थी इस तरीके से कमेंट लाइन लिखने के लिए। ऐसे ही आपका इसमें पाइथन में ये जो हैश का साइन है ये कमेंट लाइन है, कमेंट लाइन। तो आप ये कमेंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम में लिखा तो होगा लेकिन इस चीज को कंप्यूटर या कंपाइलर इनएक्टिव फॉर्म में मानेगा और इसका कोई यूज नहीं करेगा, प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं होगा, खाली ये हमारे पढ़ने के लिए है कि माई स्ट्रिंग प्रिंट हो रही तो इसमें 7 प्रिंट हुआ होगा, तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, तो 7 आ जाएगा। तो कमेंट लाइन के लिए हैश होता है, तो ये भी आपने एक अलग डिफरेंट चीज समझ ली। अब मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन हमने यहाँ पे दिखा दिया, मान लीजिए किसी भी वेरिएबल का आप डेटा टाइप जानना चाहते हो कि ये वेरिएबल का इस समय प्रेजेंट टाइम पर डेटा टाइप क्या है, तो आप किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के सामने टाइप लिख दीजिए और गोल वाले ब्रैकेट में वो वैल्यू या वो वेरिएबल लिख दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे हम माई INT भी लिख सकते थे, यहाँ पे 52 लिखा है तो 52 क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो ये टाइप क्या करेगा, आपका आउटपुट में क्लास INT दे देगा। क्लास INT का मतलब है ये इंटीजर टाइप का क्लास या वेरिएबल की डेटा टाइप यूज हो रहा है, तो INT दे दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट वाली कोई वैल्यू लें और टाइप लिख दें, आगे देखोगे तो वो फ्लोट दे देगा। अब यहाँ पे दिखाया गया कि ये वाले एग्जांपल में कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू के साथ मान लीजिए कैलकुलेशन करके कुछ देखना चाहते हो, जैसे कैलकुलेटर यूज करते थे, यानी कि उसमें कोई वेरिएबल लेने की तो जरूरत होती नहीं, कैलकुलेटर में सीधे वैल्यू डालो और रिजल्ट आ जाता है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले के रूप में अगर कुछ करना चाहते हो तो प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो, क्योंकि इन वैल्यू को आपको आगे नहीं यूज करना है, तो आप यहीं पर रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप 5 - 3 करोगे तो रिजल्ट अपने आप 2 आ जाएगा। तो फिक्स वैल्यू के साथ में भी डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट इसमें चलता है। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ओके। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा टाइप नंबर का क्या था, फ्लोटिंग टाइप है। तो द फ्लोट टाइप इन पाइथन डेजिग्नेट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट वैल्यू आर स्पेसिफाइड with a decimal point, optionally the character small e or capital E followed by a positive or negative integer may be appended to specify साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को अगर हम बड़ी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को, तो स्मॉल ई या कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइंटिफिक वे में जब पॉइंट वाली वैल्यू यूज की जाती तब की बात कही जा रही है। और यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा देख लिया था तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, द मैक्सिमम
value of floating point number can have is approximately 1.8 into 10 की पावर 308, यानी पॉइंट में कोई भी वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन हमने कहा था कि वो इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि हमें उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए नो लिमिट उसको माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4.2 लिया गया डायरेक्ट, अगर एंटर मारोगे तो आउटपुट के रूप में आपका 4.2 ही आ जाएगा। अब इस 4.2 का हम डेटा टाइप जानना चाहते हैं, तो आंसर के रूप में यहाँ पर फ्लोट प्रिंट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए आप 4 पॉइंट लिखते हो लेकिन उसके पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो अपने आप कंप्यूटर पॉइंट के बाद 0 लगा लेगा, क्योंकि पॉइंट लगा है तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो 0 ले लेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि 0.2 लिखा लेकिन उसके पहले कोई वैल्यू नहीं रखी यहाँ पर, तो इसका मतलब इसके पहले इंटीजर पार्ट जो होता है अपने आप वो 0 लगा लेगा, तो यहाँ पर 0 लगा लिया इसने। ऐसे ही जो ई वाली बात हमने बताई थी आपको कि बड़ी वैल्यू जब होती है तो उस केस में इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी 0.4E7, तो ये इसका रियल नंबर जो है ये यहाँ पर इतना बड़ी वैल्यू ये है, लगभग ये ऐसे माना जाता है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ये अभी भी ऊपर जो आपने देखा था उसी की बात चल रही है। ये जो फॉर्म थी ना, ये फॉर्म, इस फॉर्म को ई फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए यहां पे इस लाइन का ये मतलब हो सकता है कि 0.4 इंटू 10 की पावर 7, इस लाइन का ये मतलब हो सकता है। ई का मतलब इंटू 10, और जो भी यहां वैल्यू दी है वो पावर बन जाती है। ई का मतलब यहां पे एक्सपोनेंट से है तो वो पावर बन जाती है, तो ये चीज ऐसे मानी जाएगी। उसके हिसाब से यहां पर रिजल्ट ये आ गया। ये देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये इतना वैल्यू आई है बच्चों। अगर इसको सॉल्व करें तो इतनी वैल्यू आएगी क्या? यस सर। हाँ, तो फिर मतलब मैं मैथ के थोड़ा सा हाथ तंग है ना हमारे, तो हमने इसीलिए कहा कि आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये इसको ई फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये वाला माना जाता है। अब ये आउटपुट वगैरह में या जो है एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आ जाता है। आगे देख लेते हैं। ऐसे इसका टाइप जानना चाहते थे तो फिर से देखो फ्लोट आ गया। अब यहाँ पे माइनस में लिख दिया गया है, -4 तो -4 पावर हो जाएगी, उसके हिसाब से ये रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में खाली हमने हल्का फुल्का बता दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि इसमें फंसना ही नहीं हम लोगों को, ये आना ही नहीं हमारे उसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर स्पेसिफाइड एज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और फिर उसके बाद जे। यहां पे एक सिंबल लिया गया है, किसी भी वैल्यू के साथ में अगर आप स्मॉल जे लगा देते हो तो वो नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। तो यहां पे देखो रियल पार्ट का मतलब क्या है, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें आपका 2 जो है ये रियल पार्ट है, फिर उसके बाद ये प्लस हो गया, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट यहां कितना रखा गया है, 3, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान रहे हैं तो इसलिए ये जे लगा दिया गया है। तो जे हमेशा लगा दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसको एंटर मारोगे तो ये यही नंबर के रूप में प्रिंट हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, तो फिर से टाइप हमने यहाँ पे फंक्शन यूज कर लिया। तो यहाँ आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, ये हो गया इसका। तो बाकी डिटेल अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ढूंढ के आपको इसके लिए ले आऊंगा, इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं आपको। उसके बाद डेटा टाइप, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग के लिए जरूरत है बस उतना ही हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए न्यूमेरिक डेटा में हमें इंटीजर और फ्लोट से मतलब था, और उसके बाद अब कैरेक्टर वाली बात करेंगे तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग से मतलब होता है ना। और बाकी सारी चीजें हम लोग ये पूरे टॉपिक हैं, तो जब हम लोग पढ़ेंगे बुलियन तो डेटा टाइप छोटा सा है, ट्रू फॉल्स जैसे उसमें होता था वैसे यहाँ पे है। तो ये डिक्शनरी पढ़ेंगे या सेट पढ़ेंगे या टपल्स पढ़ेंगे या लिस्ट पढ़ेंगे, तो ये पूरे टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सीधे स्ट्रिंग पे आ जा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये होगा आ गया आपका स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग आर सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर डेटा, द स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन इज कॉल्ड str। जैसे कि इंटीजर का टाइप क्या होता है int, फ्लोट का टाइप फ्लोट ही होता है, ऐसे स्ट्रिंग का टाइप क्या होता है str। यानी कि कंप्यूटर उसको जावा में जैसे स्ट्रिंग का s बड़ा रखते थे, ऐसे स्ट्रिंग को यहाँ पे str नाम से जाना जाता है। str से वो कंप्यूटर जान जाता है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो। तो यहाँ पे देखो प्रिंटिंग में डायरेक्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कराना चाहा तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ली जाती है। पाइथन में, जावा में स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स ही था और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स था। लेकिन इसमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग को अलग नहीं माना जाता है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही माना जाता है। तो आप यहां पर स्ट्रिंग को भी डबल कोट्स में लिख सकते हो और स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। ऐसे कैरेक्टर को भी डबल कोट्स में लिख सकते हो, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। तो सिंगल कोट्स डबल कोट्स का यहां लफड़ा नहीं है। तो जब ये प्रिंट कराया तो यहां पे आई एम अ स्ट्रिंग, ये प्रिंट हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आई एम अ स्ट्रिंग, हम जानना चाहते हैं इसका डेटा टाइप क्या है, तो अभी हमने बताया कि str नाम से जाना जाता है स्ट्रिंग को, तो str है। ऐसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया कि स्ट्रिंग जो है डबल कोट सिंगल कोट्स दोनों में हो सकती है, तो ये सिंगल कोट्स में लिख के दिखा दिया गया। तो यहाँ पे आई एम 2, ये आपका प्रिंट हो गया। तो डबल कोट सिंगल कोट्स इसमें अलग अलग कोई मतलब नहीं है, और इसका भी डेटा टाइप str ही है, जबकि ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। थोड़े से और एग्जांपल जानते हैं। डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है, वेबसाइट नाम का कोई वेरिएबल है, जिसमें हमने डबल कोट्स में कोई एक वेबसाइट स्टोर कर दी। अब यहाँ पे प्रिंट में वेबसाइट लिखोगे तो क्या होगा, इस वेबसाइट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये apple.com नाम से जो डेटा था इसके अंदर वो स्टोर था, वो प्रिंट हो गया। तो इसमें तो बस इतना ही है। उसके बाद नोट, पाइथन इज टाइप inferred language, it can automatically infer no apple.com, ठीक है, is a string and declare website as a string। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जावा ऑटोमेटिकली डेटा जब वेरिएबल में स्टोर होता है उस समय ही जान जाता है कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है उस हिसाब से उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या माना जाए, तो वही ऑटोमेटिकली ये कर लेता है। और इसको ये जो ऑटोमेटिकली कर लेता है ये काम, इसको कहा क्या गया है, टाइप इन्फर्ड कहा गया। टाइप इन्फर्ड लैंग्वेज इसको आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अपने आप किसी भी डेटा का डेटा टाइप या किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जान जाता है। थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट ए लिखा, तो आप यहाँ पे, हाँ ये एक हेडिंग है, असाइनिंग वैल्यू मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि एक से अधिक वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यू स्टोर करानी हो तो जो नई चीजें हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे आप लिख सकते हो अलग अलग, यहाँ पे मैं अलग से लिख के दिखा दूं। आप अगर एक से अधिक वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2.5 और c इज इक्वल टू राम। ऐसे करके आप यहां पर स्टोर कर सकते हो, एक ही लाइन में कॉमा लगाकर अलग अलग वैल्यू लिखी जा सकती हैं। लेकिन यहां पर एक और इसका मल्टीपल असाइनमेंट का तरीका बताया गया कि पहले आप क्या कीजिए, सारे वेरिएबल के नाम लिख दीजिए, यानी कि a, b, c ये लिख दिया, और फिर इस इक्वल का एक साइन लगाइए, और जिस सीक्वेंस से ये वेरिएबल आपने लिखे हैं उसी सीक्वेंस से वैल्यू आप स्टोर कर दीजिए। 5, 2.5, डबल कोट्स में आपने राम दे दिया, ये ऐसे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये 5 जो है ए में स्टोर हो जाएगा, पहला वेरिएबल है, और पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, और तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में। यहाँ पे c इक्वल टू 5 का मतलब c में 5 नहीं स्टोर हो रहा है। ये लिखने का तरीका, पहले सारे वेरिएबल इक्वल टू का साइन, फिर उसी सीक्वेंस में सारी वैल्यू। ये बात बच्चों समझ में आ गई क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये वही एग्जांपल लिया गया है। अब a प्रिंट कराया तो a में आपका 5 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि a के हिसाब से ये 5 ही a में जाना चाहिए।
फिर बी प्रिंट कराया गया तो बी में आपका 3.2 प्रिंट हो रहा है, तो दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जानी चाहिए, इसलिए। फिर सी प्रिंट कराया तो सी में आपका हेलो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हेलो तीसरी वेरिएबल में वैल्यू, तीसरी वैल्यू है, तीसरे वेरिएबल में जाएगी, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज देख लीजिए, जैसे कि आपको तीनों वेरिएबल में एक ही वैल्यू अगर डालनी है, तो ये जावा में भी आपने देखा था कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों में एक साथ 0 स्टोर हो गया। ऐसे यहाँ पे भी देखो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू दे दी सेम, तो यानी ए एक्स और वाई और जेड तीनों वेरिएबल में सेम नाम की वैल्यू स्टोर हो गई होगी। अभी आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये तीनों प्रिंट करा दिए गए, प्रिंट एक्स वाई जेड, तो आप देखिए तीनों बार आपका सेम नाम से प्रिंट हो गया, ये है। अब कुछ ऑपरेटर का थोड़ा बहुत यहाँ पे जो स्पेशल टाइप से यूज है उसको भी समझ लीजिए। यू कैन यूज प्लस एंड एस्ट्रिक ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ में प्लस और एस्ट्रिक ऑपरेटर का कुछ स्पेशल यूज क्या है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि प्लस ऑपरेटर वैसे तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ में प्लस ऑपरेटर आ जाए तो क्या करता है बच्चों? कॉन्कैटिनेशन करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए ये फुल नेम नाम का एक वेरिएबल लिया गया, यहाँ पे कोई डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं, बार बार आपको खटकेगा ये बात, लेकिन आपको याद रखना है कि डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती, वेरिएबल नाम लिखा, आगे जो भी लिखेंगे वही उसका डेटा टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे और स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको बताया, चाहे डबल कोट्स लिखो चाहे सिंगल कोट्स लिखो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ अहमद लिखा गया, फिर प्लस एक स्पेस दिया गया, फिर प्लस और यहाँ पे वाल्स लिख दिया गया। अब यहाँ पे ये सब चीजें किस में स्टोर हो गई? फुल नेम में स्टोर हो गई। अब प्रिंट फंक्शन से फुल नेम प्रिंट कराया तो अहमद वाल्स स्पेस के साथ प्रिंट हो गया। तो ये प्लस ऑपरेटर का थोड़ा सा यूज बताया गया कि प्लस में स्ट्रिंग के साथ प्लस करने पर कॉन्कैट हो जाता है। फिर देखिए मल्टीप्लाइंग अ कैरेक्टर स्ट्रिंग बाय एन इंटीजर n creates a new string that consists of that character string repeated n times। ये एक नई चीज आपको यहां देखने को मिल रही है। जैसे यहां पे सेपरेटर नाम से एक वेरिएबल लिया गया जिसके अंदर आपका इक्वल साइन स्टोर किया गया सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, और उसके बाद इनटू ये स्टार का साइन लगा के 10 लिख दिया गया। अब सेपरेटर जब आप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कैरेक्टर साथ में आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करता है? इस कैरेक्टर का रिपीटिशन करता है उतनी बार जितने जिस इंटीजर से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, इक्वल साइन है और मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है, तो आप जब इसमें आप स्टोर कर दोगे इसको, तो ये आपका सेपरेटर प्रिंट कराने पर 10 टाइम्स इक्वल साइन प्रिंट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप पैटर्न वैटर्न में यूज कर सकते हो। ऐसे हम कहें कि अगर यहाँ राम लिखा होता हमने और इंटू 10 लिखा होता, तो इसका मतलब राम जो है 10 बार प्रिंट हो जाता। ये एक बात याद रखिए। उसके बाद केस सेंसिटिव का थोड़ा सा, वो तो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव ज्यादातर होती ही है, तो यहाँ पे भी केस सेंसिटिव का मतलब बस बताने के लिए समझ लीजिए कि कोई वेरिएबल का नाम ए लिया और कोई वेरिएबल का नाम ए लिया, एक अपर केस में ए है एक लोअर केस में ए है, तो यहाँ पर क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है तो लोअर केस अपर केस अलग अलग माने जाते हैं। तो इस ए को कंप्यूटर अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, इस ए को कंप्यूटर अलग मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ए कैपिटल ए विल नॉट ओवरराइट स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए को ओवरराइट नहीं करेगा, यानी वो अलग अलग ट्रीट करेगा। इस तरीके से इसको हम समझेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो है थोड़ा सा और फंडामेंटल जान लेते हैं। ये चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस जल्दी जल्दी हम आप बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे लिखा है टोकेंस या लेक्सिकल यूनिट। टोकेंस का दूसरा नाम लेक्सिकल यूनिट भी हो सकता है या होता है पाइथन में। तो इसमें आपका टोकेंस आप जानते हो, टोकेंस में आपका क्या क्या माना गया है? कीवर्ड्स माने गए हैं, आइडेंटिफायर्स माने गए हैं, लिटरल्स माने गए हैं, ऑपरेटर्स माने गए हैं और पंक्चुएटर्स माने गए हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, जो आपका
12th या फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता है वो आपका आइडेंटिफायर से एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलना ही मिलना है, और लिटरल से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, और कीवर्ड से। और ऑपरेटर तो प्रोग्रामिंग में यूज होगा, उसका अलग से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ज्यादा। और पंक्चुएटर तो आपका प्रोग्रामिंग में चीजों को जब सेपरेट करना होता है तो पंक्चुएटर का हम लोग यूज करते हैं। तो इनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं जल्दी जल्दी बस, और इतनी जल्दी भी नहीं। जैसे टोकेंस की डेफिनेशन क्या थी, कोई बच्चा बताए? फंडामेंटल यूनिट इन अ प्रोग्राम। वो वाली डेफिनेशन नहीं याद रहेगी जो जावा में थी कि The स्मॉलेस्ट smallest individual unit in a हाँ program. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वाली सुनना चाह रहे थे। दोनों सही हैं फिलहाल। तो यहाँ पे क्या है, टोकेंस की एक डेफिनेशन छोटी सी लिख दी गई, इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट आर आइडेंटिफाइड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड टोकेंस या लेक्सिकल यूनिट। देखो ऐसा होता है, हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी उसमें लिख दोगे ऐसा नहीं चल पाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ना किसी कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट में लाना है, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कौन से वेरिएबल यूज करेंगे, कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे, कौन से कीवर्ड यूज करेंगे, ये सारी चीजें जो फंडामेंटल हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, और उनका सहारा लेकर ही हम लोग कोई अपना डेटा कंप्यूटर के थ्रू आउटपुट के रूप में दिखा सकते हैं। तो यही वो टोकेंस हैं। टोकेंस का मतलब ऐसे वर्ड या ऐसी चीजें जिनको जावा का या पाइथन का कंपाइलर जान रहा होता है पहले से, और उन पे कोई एरर नहीं आती है, और उनको उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनको फॉलो करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन, चाहे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम कराना हो या कुछ और कराना हो, हम उस लैंग्वेज से करा पाते हैं। तो देखिए जरा यहां पर सबसे पहले यहां पे मैंने लिया है आइडेंटिफायर क्योंकि ये हमने पहले इसलिए लिया क्योंकि यही इसी का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पहले ले लिया गया है। देखिए पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, functions, variables, etc. In Python, it helps differentiating one entity from another. तो ये तो खैर डेफिनेशन के रूप में था। हम लोग याद करें पाइथन क्या था, सॉरी आपका आइडेंटिफायर क्या था। आइडेंटिफायर था कि ऐसे कुछ नाम जो पाइथन के या जावा के डिफरेंट पार्ट में नेम देने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जैसे कि क्लास का नाम कुछ रखना है तो आप कोई नाम यूज करोगे, उस नाम को आइडेंटिफायर कहा जा रहा है। वेरिएबल का कोई नाम रखोगे तो उस नाम को आइडेंटिफायर कहा जा रहा है। फंक्शन का कुछ नाम रखोगे उस नाम को आइडेंटिफायर कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट का कुछ नाम रखोगे उस नाम को आइडेंटिफायर कहा जा रहा है। तो ये आइडेंटिफायर है जो हम अपनी तरफ से यूजर नाम देता है कुछ पर्टिकुलर चीजों को, और वो एक्सेप्टेबल होती हैं या एक्सेप्ट की जाती हैं पाइथन के द्वारा, उनको हम यहाँ पर आइडेंटिफायर कह रहे हैं। अब आइडेंटिफायर के रूल्स हैं, यानी वो नाम लिखते समय डालते समय आपको इन रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला रूल है आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस, यानी आइडेंटिफायर स्मॉल लेटर में होने चाहिए ये कहा गया, और अपर केस में, यानी कोई नाम जो है अपर केस में हो सकता है ए से जेड के अल्फाबेट का यूज करके, या लोअर केस में हो सकता है, या कुछ डिजिट भी हो सकती हैं उस नाम में 0 to 9, और सिंबल के रूप में वहां पे सिर्फ अंडरस्कोर का साइन यूज हो सकता है सिंबल के रूप में। जावा में कौन कौन सा सिंबल यूज कर सकते थे स्पेशल कैरेक्टर के रूप में? $, हाँ बस 2 ही थे, $साइन और अंडरस्कोर। यहाँ पे $साइन हट गया है, सिर्फ अंडरस्कोर साइन ही आप यूज कर सकते हो किसी भी नाम में। अब यहाँ पे लाइक, जैसे यहाँ पे माई क्लास दिया गया सही है। अब यहाँ पे वेरिएबल और एक वैर दिया गया नाम,
और एक 1 है और उसके बीच में स्पेस था तो स्पेस को अंडरस्कोर से जोड़ दिया गया है, ये भी सही है। अब यहां पे मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर स्क्रीन, तो ये भी पूरा एक वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीच में अंडरस्कोर से ही इसको जोड़ा जा सकता है। कई सारे नामों से मिलकर जब कोई एक नाम बनाएंगे तो अंडरस्कोर से। तो ये पहला हो गया। दूसरा है आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से कोई नाम नहीं स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी नाम। तो जैसे 1 वेरिएबल ऐसे लिख दिया, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिख दें 9 ऐप, ये वेरिएबल का नाम लिख दें और इसमें हम 4 स्टोर कराना चाहें तो क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये रॉन्ग माना जाएगा। और अगर हम इसको ऐप 9 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 9 बीच में भी डाल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ये सही माना जाएगा, है ना। तो ये डिजिट से स्टार्ट हो गया इसलिए इनवैलिड है, बट 1 लास्ट में कर दिया गया या बीच में कर दिया जाए तो ये सही है, फाइन है। फिर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, जो पाइथन के कीवर्ड हैं उनको आप, जैसे कि किसी लूप का नाम है फॉर वाइल इस टाइप का, ब्रेक कंटिन्यू, या आप जो है और भी जो फिक्स कीवर्ड यूज करोगे वो आपके कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड्स का नाम वेरिएबल के नाम के रूप में या फंक्शन के नाम के रूप में या क्लास के नाम के रूप में या ऑब्जेक्ट के नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो ये ग्लोबल एक कीवर्ड है और ये हम वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ये एरर आ रही है, इंटरेक्टिव इनपुट, यहां लाइन 1 में ये एरर आ रही है, ग्लोबल को बता रहा है, ये गलत है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये तो इनवैलिड सिंटेक्स हो ही गया आपका। नेक्स्ट है वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक, जितने भी हैं ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैश का साइन, $साइन, परसेंट का साइन, इसको आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज कर सकते। तो हमने लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि हमारा सिर्फ अंडरस्कोर का साइन आ सकता है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। तो ये भी हमने यहाँ पे @ जैसे यूज कर लिया है, तो ये आपका इनवैलिड सिंटेक्स है। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, तो यानी कि जो नाम होते हैं वो कितने भी बड़े नाम रखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा था ये नाम देखो, प्रिंट दिस टू स्क्रीन, ये एक बड़ा सा नाम है, तो कितना भी बड़ा लेंथ हो सकती है उसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अब यहाँ पे कहा गया थिंग्स टू केयर अबाउट, पाइथन is a case sensitive language, this means variable and variables, हाँ variables कर लेते हैं, variables are not the same, यानी दो वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं थोड़ा सा। ऑलवेज नेम आइडेंटिफायर दैट मेक्स सेंस, हाँ जैसे ये वेरिएबल लिख दिया गया था ना, इसका मतलब यही था, सही उसमें लिखा गया कि एक वेरिएबल का नाम वेरिएबल है और दूसरे वेरिएबल का नाम भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये थोड़ा अपर केस है, ये लोअर केस, तो अलग तो है लेकिन सेम ना रखिए, ये कहा जा रहा है थोड़ा सा इसमें। बाकी केस सेंसिटिव तो है ही, ये रखे जा सकते हैं, एरर नहीं आएगी कोई, क्योंकि v बड़ा है इसमें, इसको अलग मानेगा कंप्यूटर और इसको v छोटा है अलग मानेगा। यहाँ पे कुछ और दिखाया गया है, while c is equal to 10 is valid, writing count is equal to 10 would make more sense। अब जैसे आप c लेना चाहते हो, कोई काउंटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए c लेना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं c ना लो, है तो ये वैलिड, लेकिन आप c की जगह पर काउंट नाम का वेरिएबल का नाम ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, ये मेक सेंस अच्छा माना जाएगा। तो ये तो चीजें हम लोग समझ ही रहे हैं। और बाकी मल्टीपल वर्ड हैं तो उसके बीच में अंडरस्कोर साइन लगाकर ही मल्टीपल वर्ड लिखें, ये केयर करने वाली बात बताई गई। वी कैन ऑल्सो यूज कैमल केस स्टाइल, यहाँ पे कैमल केस स्टाइल, जैसे जो हम लोग कोई भी वर्ड या सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो है कैमल केस स्टाइल क्या होती है कि पहला वर्ड स्मॉल में, फिर उसके बाद जितने भी वर्ड आए उनका हर पहला लेटर अपर केस हो। तो जैसे केस का सी अपर केस है, एग्जाम्पल का ई अपर केस है,
तो ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आपका पाइथन जो है में जो आइडेंटिफायर हैं वो किस स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो आप नाम याद रखिएगा, ये कैमल केस स्टाइल माना जाता है, और जावा में भी ये कैमल केस स्टाइल ही माना जाता है। लेकिन अगर आप सारे स्मॉल कर देते हो तो कोई एरर नहीं आएगी, वो भी फाइन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड इन पाइथन। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। दे आर यूज टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। अब यहां पे कहा गया देयर आर 33 कीवर्ड इन पाइथन। 3.3 वाला जो वर्जन था वहां तक 33 कीवर्ड थे। अब जैसे 3.9 चल रहा है तो अगर कोई कीवर्ड बढ़ गया होगा तो बढ़ सकता है। दिस नंबर कैन वेरी स्लाइटली इन कोर्स ऑफ टाइम। समय के हिसाब से ये नंबर जो है 33 बदलता रह सकता है, कम भी किए जा सकते हैं, यानी कुछ कीवर्ड अगर यूज नहीं हो रहे हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे खास तौर पे क्या कहा गया कि सारे कीवर्ड तो स्मॉल में होते हैं, लेकिन ऑल द कीवर्ड्स एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स और नन आर लोअर केस। तो यहां कहा जा रहा है कि जितने कीवर्ड होते हैं सारे लोअर केस होते हैं, सिवाय ट्रू, फॉल्स और नन। तीन कीवर्ड ये और हैं। ट्रू का टी हमेशा अपर केस रहता है, फॉल्स का एफ अपर केस रहता है, नन का एन अपर केस रहता है। तो ये आपके कीवर्ड्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देखो ये फॉल्स वगैरह हैं, नन, ट्रू, फॉल्स, एंड। अब जैसे वहां पे जावा में एंड दो ऑपरेटर का साइन बनता था, यहाँ एंड ही लिखा जाता है। ये सब चीजें सामने आएगी, ब्रेक वगैरह सब है ना, एल्स वगैरह भी है, वाइल फॉर भी है, ठीक है, इंपोर्ट वाली लाइन भी है। हाँ ये सारे हैं, और एक दो कीवर्ड नए भी हैं, जैसे ये ईल्ड नाम का कीवर्ड नया है, आपको देखने को मिल रहा होगा। लैम्डा ये नाम का नया है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे, इतना ही बताना था इसमें। बच्चों अगर टाइम है तो मैं आगे कंटिन्यू रखूं, और नहीं तो अगली क्लास में बताऊं। अब इसके बाद लिटरल्स है, ये लिटरल्स पढ़ना है आप लोगों को। जितने भी होते हैं डेटा टाइप उतने लिटरल्स हो गए। लिटरल्स के बाद में फिर आपका ये अभी लिटरल्स ही चल रहा है, फिर ये ऑपरेटर चालू हो जाएगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ये बच्चों क्या किया जाए, आगे कंटिन्यू करें, मतलब टाइम है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आवाज नहीं जा रही है या आपस में सोच रहे हैं कि कौन बोले? साक्षी? यस सर, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सोनल आप? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अदिति, पिक्चर तो नहीं देखनी? नो सर, कर दीजिए हाँ कंटिन्यू। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा। तो ये लिटरल्स देखिए, नॉर्मली लिटरल्स का मतलब हम लोग कांस्टेंट से मानते हैं, कांस्टेंट। तो वही चीज यहां पे भी है। लिटरल्स इज अ रॉ डेटा गिवन इन द वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन पाइथन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लिटरल्स, दे आर एज फॉलोज। तो लिटरल्स क्या है? लिटरल्स आपका वेरिएबल जो यूज करते हो, जिसमें जो वैल्यू डाली जाती है, वो वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू आप डाल रहे हो और जो वैल्यू आगे भविष्य में चेंज नहीं करनी है प्रोग्राम में, उनको हम लोग यहां पर लिटरल्स कहते हैं। या प्रोग्राम में जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है, भविष्य का मतलब नहीं, प्रोग्राम जब तक रन हो रहा है तब तक नहीं चेंज करना चाहते हैं। अब यहां पे न्यूमेरिक लिटरल्स की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जिसको चेंज ना किया जा सके, अनचेंजेबल। न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बिलोंग टू 3 डिफरेंट
न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिक लिटरल्स जो होते हैं ऊपर डेटा टाइप में आप पढ़ चुके हो, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू का भी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको। हाउ टू यूज न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन। तो देखिए यहाँ पे कोई ए नाम का वेरिएबल लिया गया और ए नाम के वेरिएबल में ये 0101 करके कुछ स्टोर किया गया और हम चाहते हैं कि इसको कंप्यूटर बाइनरी नंबर माने, तो इसलिए यहां पर स्मॉल बी लगा दिया गया। अब ये जरूरी नहीं कि आप यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, कहीं पे भी लगा दें। अगर किसी वैल्यू के साथ में बी लिखा है तो वो वैल्यू एक नंबर तो है, लेकिन बी का मतलब वो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेगा या उसको मानेगा, बाइनरी फॉर्म में मानेगा। तो इसको ये नंबर का ही लिटरल है। नंबर हमने बताया था दो तरीके के होते हैं, होल नंबर यानी इंटीजर टाइप और फ्लोटिंग टाइप। तो इंटीजर टाइप का ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटीजर के अंदर ही ये आ जाता है, इंटीजर का ही टाइप है। जैसे वहां पे जावा में इंटीजर के टाइप में था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऐसे यहाँ पे इंटीजर टाइप में ये बाइनरी लिटरल्स आता है। डेसिमल लिटरल्स तो होता ही होता है और डेसिमल लिटरल्स के लिए अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। और ऑक्टल लिटरल्स के लिए ओ लगाना पड़ता है। तो ये देखो स्मॉल में ओ लगा है, ये रिप्रेजेंट करता है ये कि ये नंबर एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल लिटरल्स है। ऑक्टल का मतलब जिसमें 0 से 7 के बीच के ही नंबर हो, और बाइनरी का मतलब जिसमें सिर्फ 0101 ही हो। ऐसे हेक्साडेसिमल लिटरल भी आता है इंटीजर में। तो हेक्साडेसिमल लिटरल में आपको एक्स लगाना होता है, एक्स, तो कंप्यूटर जान जाएगा कि ये एक हेक्साडेसिमल, या सी भी लगा सकते हैं, वैसे एक्स होता है, सी नहीं लगा सकते, सॉरी। सी तो वो ABCD वाला होता है कि 10 को ए कहते हैं हेक्साडेसिमल में, 11 को बी कहते हैं, ऐसे 15 को एफ कहते हैं। तो वो ये वाला एफ यहाँ पर सी दिया गया है, लेकिन एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीन सिंबल आपने यहाँ देखे, बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑक्टल और एक्स फॉर हेक्साडेसिमल। बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑक्टल और एक्स फॉर हेक्साडेसिमल। ये हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद फ्लोटिंग लिटरल्स देखिए, एक तो इंटीजर लिटरल्स हो गया, उसके बाद फ्लोटिंग लिटरल्स। तो फ्लोटिंग लिटरल में यहां पर वेरिएबल का नाम, अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर के साइन के साथ में 1 डाल दिया गया। तो ये कीवर्ड है, लेकिन अब तो ये इसका सेंस चेंज हो चुका है, तो ये वेरिएबल का नाम मानेगा कंप्यूटर। तो फ्लोट अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू 10.5, फ्लोट अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। अभी अभी आपने पढ़ा था। अब इस लाइन का मतलब कोई बताएगा, इस लाइन का मतलब क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी? 1.5 into 10 to the power 2. n to 10 की पावर 2, बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल वगैरह में। तो ये फ्लोटिंग लिटरल्स हो गए। लिटरल मतलब फिक्स वैल्यू डालना, तो फिक्स वैल्यू डाल दिया। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स लिटरल। तो कॉम्प्लेक्स लिटरल का एक सिंबल हमने बताया था, स्मॉल जे से पहचाना जाता है कि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स है क्या। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग वो वैल्यूज भी ले सकते हैं जो वैल्यू फिक्स होती हैं या चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि आपका पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या आपका ग्रेविटी 9 पॉइंट या 19। ग्रेविटी का कोई नंबर होता है क्या? चलिए नहीं, यस सर, कांस्टेंट होता है। हाँ, कांस्टेंट होता है 9.1 करके। 9.1 करके। तो उस टाइप की वैल्यू अगर आपको स्टोर करवानी है तो आप यहां पर ऐसे यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3.14 j। तो j का मतलब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये वैल्यू फिक्स है हमारी। अब देखिए ABCD ये प्रिंट करा दिया गया, और यहाँ पे फ्लोट A, फ्लोट 1, फ्लोट 2 प्रिंट करा दिया गया। यहाँ पे x और x डॉट IMAG इमेजिनरी पार्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, और x डॉट रियल, तो ये अलग अलग भी कर देगा। तो जरा देखें, जब ABCD प्रिंट कराया गया तो ABCD का एग्जांपल ये था, ये वैल्यूज थी। अच्छा, यहाँ पे एक रूल है कि भले ही ये आपका बाइनरी फॉर्म में हो, ऑक्टल फॉर्म में हो या हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो, लेकिन जब आउटपुट हम लोग लेते हैं इसका, तो आउटपुट में ये हमेशा सारी वैल्यूज डेसिमल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। ये भी एक रूल है
ये यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो 0B1010 स्टोर है, इसका देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ देखो यहाँ आउटपुट आ रहा है 10, 100, 200 और 300, ये सब डेसिमल में आया है रिजल्ट, सब डेसिमल में। और जबकि ये वैल्यू कैसे कैसे दिखाई पड़ रही थी, ये 100 तो 100 ही रहेगा क्योंकि वो तो डेसिमल में ही है। ये 10, 100 और जो भी आगे 1000 था या आगे, तो उस हिसाब से ये सब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 200 और 300। आपने जो फर्स्ट ईयर में सीखा था कन्वर्ट करना, अगर उस तरीके से कन्वर्ट करें तो ये आ भी जाएंगी वैल्यू, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में इस तरीके वाला। फिर उसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू में तो कुछ करना नहीं है, 10.5 था और ये ई फॉर्म में था, तो ये मल्टीप्लाई करके अपने आप रियल नंबर में दे देगा वैल्यू। तो यहाँ पर ये 10.5 ही रहा और ये 150.0 हो गया, ये जो वैल्यू थी यहाँ पर 150.0। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट वाला थोड़ा सा देखते हैं। तो ये x डॉट, पहले x प्रिंट कराया गया, तो x में आपका क्या है, x में आपका 3.14 है, ठीक है। तो देखिए x में आपका था 3.14, ये वैसे ही प्रिंट हो गया। उसके बाद x डॉट imag, तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 3.14, यहाँ पे j गायब कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद x डॉट रियल, तो रियल में खाली 0.0 दे दिया है। तो यहाँ पे देखें रियल में 0.0 दे दिया का मतलब है ये डेसिमल नंबर शो करना चाह रहे हैं। और imag इमेजिनरी वाले में आपने सिर्फ पूरी वैल्यू ले ली है, j छोड़ दिया है, और डायरेक्ट अगर x को प्रिंट कराया तो वैल्यू के साथ पूरा j तक प्रिंट कराया है। तो इसको भी कहीं ना कहीं अगर कहीं जरूरत पड़ रही होगी तो हम जरूर इस पे फोकस कर लेंगे, बाकी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये हम लोगों को यूज नहीं करना है। अच्छा देखो कुछ रूल्स बताए गए। इन द अबव प्रोग्राम वी असाइंड इंटीजर लिटरल्स इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। हियर a is binary literals, b is decimal literals, c is octal literals, d is hexadecimal। तो ऐसे ही था। when we print the variable all the literals are converted into decimal values। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जो है वो हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। 10.5 और एंड 1.5 into 2 are floating literals, और 1.5 e2 is expressed with exponential and is equivalent to 1.5 into 10 की पावर 2। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। We assigned a complex literals that is 3.14j in variable x, then we use imaginary literals, मतलब ये आपका एक कीवर्ड टाइप से आप यूज कर रहे हैं या फंक्शन टाइप से यूज कर रहे हो, x डॉट imag और x डॉट real रियल, टू क्रिएट इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग से अगर निकालना हो तो x डॉट रियल और x डॉट imag लिख सकते हैं, ये बता दिया गया है। तो ये हो गया आपका नंबर वाला। अब स्ट्रिंग लिटरल्स देख लीजिए। A string literals is a sequence of characters supported by quotes। जो स्ट्रिंग लिटरल होगा उसमें कोट्स जरूर होंगे, चाहे वैल्यू हो, वैल्यू के रूप में स्पेशली है, चाहे डबल कोट्स हो चाहे सिंगल कोट्स हो। अब देखिए वी कैन यूज बोथ सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल। यहाँ पे एक और चीज नहीं बढ़ गई, ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हैं। डबल कोट्स में कोई चीज हो सकती है, सिंगल कोट्स में हो सकती है, या ट्रिपल कोट्स में हो सकती है। अभी इसका मतलब समझेंगे। एंड अ कैरेक्टर लिटरल इज अ सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोट्स। अच्छा, जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में लिखी जाती है, और जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखा जाता है। कैरेक्टर जो है लिटरल वो सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ये कहा गया। आप जरा देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये डबल कोट्स में दिस इज पाइथन लिख दिया
और ये एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे थे। अब यहाँ पे जैसे अगर आपके दिमाग में आए कि ये तो CHAR कैर, ये तो डेटा वो कीवर्ड होता था जावा में, डायरेक्ट लिख दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैर होता ही नहीं है। तो ये वेरिएबल का नाम कंप्यूटर समझेगा, ठीक है। कैर डबल कोट्स लिख दिया, स्ट्रिंग आपका ये लिख दिया। ऐसे मल्टी लाइन STR, देखिए जब पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिया, मल्टी लाइन से क्या यहाँ पे, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग विद मोर देन वन लाइन कोड। ओके ठीक है, ये 3 कोट्स में लिखा। अभी इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपका यूनिकोड, तो यूनिकोड /u लिखने से वो चीज यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाती है। और साथ में u की वैल्यू ये मानी जा रही है, मतलब u की वैल्यू निकालने के लिए ये सब लिखा गया है, ये r की वैल्यू निकालने के लिए लिखा गया है। और यहाँ पे स्केप सीक्वेंस भी बच्चों चलते हैं, जो /n वगैरह थे, तो /n का मतलब ये रॉ लिखेगा, उसके लाइन चेंज करके स्ट्रिंग को नीचे कर देगा। तो एक एक करके आउटपुट देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंट स्ट्रिंग किया गया, तो स्ट्रिंग में तो दिस इज पाइथन था, तो यही प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए दिस इज पाइथन प्रिंट हो गया। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, प्रिंट होते समय आपने चाहे सिंगल लगाया हो चाहे डबल लगाया हो, वो प्रिंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहे जाते हैं। तो वो आउटपुट तो मैसेज जो था वो आ गया, लेकिन डबल कोट सिंगल कोट्स लग के नहीं आया है। तो ये ठीक है, हमारा जैसा था दिस इज पाइथन वही आ गया। ऐसे ये सी है कैर में, तो कैर को प्रिंट करा दिया आपने यहां पर, ये तो ये सी प्रिंट हो गया, ये भी सही है। उसके बाद यहां पर ट्रिपल कोट्स लगाया, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग विद मोर देन वन लाइन कोड। तो इसको जो प्रिंट कराया ये ट्रिपल कोट्स में था, इसको भी एज इट इज ही प्रिंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यूनिकोड, यूनिकोड में क्या था, ये वैल्यू दी गई थी यूनिकोड में। तो कोई भी वैल्यू यूनिकोड के फॉर्म में है तो उसका क्या प्रिंट होगा, यूनिकोड कैरेक्टर है वो। /u जो है यूनिकोड कैरेक्टर है, तो ऐसे /n अगर प्रिंट कराते तो वो भी यूनिकोड कैरेक्टर हो जाता। तो यूनिकोड कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए मतलब एक वर्ड लिख के आ जाएगा कि यूनिकोड है, और तो इसके अंदर पढ़ा नहीं जा सकता है कि क्या लिख दिया गया है, हाँ नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद रॉ STR में क्या आया है, ये रॉ आया है, /n से तो लाइन चेंज हो जाती है, /n से लाइन चेंज हो जाती है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि ये डबल कोट्स में रखा गया है, तो डबल कोट्स में, लेकिन नहीं डबल कोट्स में भी वो वर्क करता है, तो इसको हम लोग करके ही देख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, जरा तुरंत के तुरंत चला के देख लेते हैं इसका क्या यूज हो रहा है। कॉपी पेस्ट, एंटर मारा, फिर प्रिंट, और यहाँ पे RAW_STR एंटर मार दिया। तो वैसे ही इसका पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि /n से लाइन चेंज हो ही जाती है। हम इसका देखेंगे कि क्या है। अच्छा ये यहाँ पे कुछ है अलग है, जैसे ये R लिखा हुआ है, अलग से R लिखा है और उसमें अलग से U लिखा था। तो यूनिकोड, U का मतलब तो यूनिकोड होता है, और R का मतलब कैरीज रिटर्न हो सकता है। इसको हम देख के बता देंगे आप लोगों को। तो ये सारे आउटपुट आपके आए हुए हैं। अच्छा हो सकता है नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हो, देख लीजिए। in the above code, this is Python is a string literal and C is a character literal. The value of triple quote assigned a multi-line str in string is multi-line string literal, और U जो भी ये कोड लिखा है is a Unicode literal which supports
कैरेक्टर्स अदर देन इंग्लिश and R raw slash and string is a raw string literal। ओहो, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक दो चीजें हो सकता है कुछ अलग टाइप की हो, तो उनको हम देख के आपको बता देंगे। जैसे ये U वाला और ये R वाला आपको देख के बता देंगे। उसके बाद बच्चों क्या होता है, फिर आपका बूलियन, जैसे बूलियन वेरिएबल होता है ऐसे बूलियन यहाँ पे लिटरल, क्योंकि जितने वेरिएबल हैं उतने लिटरल हो जाते हैं आपके। तो बूलियन वेरिएबल में ट्रू फॉल्स आता है आपका। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां पे x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ट्रू। दूसरा लिखा गया y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फॉल्स। तीसरा लिखा गया a इज इक्वल टू ट्रू प्लस 4। चौथा लिखा गया b इज इक्वल टू फॉल्स प्लस 10। अब ये यहां पर चीजें प्रिंट कराई गई, x इज x, y इज y, a इज a और b इज b। आउटपुट देखिए, फिर आपको ये समझा देते हैं। x इज ट्रू, x इज ट्रू, तो देखो यहां पे इस लाइन का मतलब हुआ कि x को असाइन किया गया 1 से। ये थोड़ा सा शॉर्टकट में यूज किया गया है, वरना होना ये क्या चाहिए था कि ये वाली 3 लाइन होती है प्रॉम्प्ट, इसके आगे पहले लिखते x इज इक्वल टू 1 और उसके आगे फिर प्रॉम्प्ट में हम लोग लिख देते कि x इज इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से। तो ये दोनों लाइनों का कॉम्बिनेशन यहां पे बना दिया गया। ट्रू जो है 1 से रिप्रेजेंट होता है, सबको मालूम है, ये मालूम होना चाहिए। तो x में 1 स्टोर है तो 1 को वो ट्रू से ट्रू मान ले रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे तो ये फॉल्स से मैच कर रहे हैं और 1 तो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके हिसाब से इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो इसका रिजल्ट फॉल्स आया है बच्चों, इसका रिजल्ट तो ट्रू आ गया है, क्योंकि 1 ट्रू से मैच हो जाएगा तो ट्रू प्रिंट हो गया, और यहां पर 1 को फॉल्स से मैच किया था इसलिए फॉल्स प्रिंट हो गया। y इज फॉल्स, देखो यहां पर y इज फॉल्स लिख के आ रहा है। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स आपको करना भी नहीं है, ये तो खाली कंडीशनल स्टेटमेंट जहां कहीं होते हैं वो अपने आप जितना भी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होता है वो सब अपने आप को ट्रू फॉल्स में ही रिजल्ट हमेशा देता है, और वही हम लोगों को कंसीडर करना होता है। a ट्रू प्लस 4, ये क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू 5, तो ये तो वैल्यू ऐड कर दे रहा है, क्योंकि ट्रू का मतलब आपका 1 होता है, तो 1 प्लस 4 तो ये 5, यानी ये न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में भी आप यहाँ पर ट्रू को 1 या फॉल्स को 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 4 आपका 5 आ गया। अब इसको अगर देखें तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स तो 0 होता है, तो 0 प्लस 10 10 आ जाना चाहिए, तो b 10 हो गया। ये चीजें दिखाई पड़ रही, समझ में आ गई बच्चों? यस सर। तो यानी ट्रू फॉल्स जो है इसको एज अ न्यूमेरिक वैल्यू भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जावा में ऐसा हम लोग नहीं कर पाते थे, यहाँ पे कर सकते हैं। इन द अबव program we use boolean literals true and false। in python true represents the value as 1, देखो बताया गया है, and false as 0। the value of x is true because 1 is equal to true, and the value of y is false because 1 is not equal to false। 1 तो false के बराबर नहीं होता, इसलिए false आया था। similarly we can use true and false in numeric expression as the value of a is 5 because we add true which has value of 1। अब जब हमने 1 के साथ ट्रू को ऐड किया था इसलिए 5 आ गया, तो 1 with 4। similarly b is 10 because we add the false having value of 0 with 10। तो 0 10 को ऐड किया था इसलिए b की वैल्यू 10 आ गई थी। इसके बाद जो है आपका स्पेशल लिटरल है, तो स्पेशल लिटरल में यहाँ पे नन आता है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, वेरिएबल्स के रूप में यूज किया जा रहा है। तो नन का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू अगर 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब a की वैल्यू 5 हो गई, वो भी इंटीजर टाइप की है, या a इज इक्वल टू हमने 2.5 लिखा तो a की वैल्यू
2.5 होगी और वो फ्लोट टाइप की है। अब अगर हम a इक्वल टू नन लिख देते हैं, नन नन का n बड़ा होता है, नन, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हम a की वैल्यू अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं क्या होगी, आगे डिसाइड करेंगे प्रोग्राम में कोई चेंज करके कि a इक्वल टू बी प्लस सी ऐसे करके लिखना चाहते हैं, तो बी और सी में जो ऐड होगा वो ए में अपने आप आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ए में हमने नन रखा है, तो नन का यहाँ पे अगर जावा से थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम लोग ए इक्वल टू 0 पहले लिख देते थे डिफॉल्ट वैल्यू टाइप से, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अलग से तो कोई होती नहीं है, तो उसकी जगह पर आप नन लिख सकते हो किसी भी वेरिएबल में। बात समझ में आ रही? किसी भी वेरिएबल में नन लिख सकते हो और आगे जाकर उस वेरिएबल में नई वैल्यू ले आ सकते हो। ठीक है ना बेटा? यस तो सर जब हम लोग इसमें नन लिखेंगे तो वो उसका डेटा टाइप मतलब उसका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग वही लेके हाँ, चलेगा? वो स्ट्रिंग टाइप का ही लेके चलेगा, नन स्ट्रिंग में ही आता है, लेकिन जैसे ही वैल्यू बदलेगी वैसे उसका डेटा टाइप भी बदल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। सिंपल अगर कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं और सिंगल लाइन स्टेटमेंट के रूप में आप पाइथन में यूज कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपने a इक्वल टू 5 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का डेटा टाइप मानेगा a को? इंटीजर। अब हम a इक्वल टू राम लिख दे रहे हैं और उसके बाद हमने एसओपी नहीं है सॉरी, प्रिंट में ए को प्रिंट करा दिया। अब बताओ यहां पर क्या प्रिंट होगा और उसका डेटा टाइप क्या हो? हाँ, एक और चीज, प्रिंट ए कर दिया और उसके बाद प्रिंट, और यहां पे हमने लिख दिया टाइप, टाइप जानने के लिए। अब बताओ इन दोनों जगह पर क्या प्रिंट होगा? सो प्रिंट में तो राम प्रिंट होगा और टाइप उसका स्ट्रिंग होगा। बहुत सही, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, और टाइप उसका str होगा, स्ट्रिंग को str मानते हैं यहां पर। तो देखो यहां पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि ए एक वेरिएबल है जिसमें पहले 5 इंटीजर वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट हुई और उसके बाद ए में आपने राम स्टोर कर दिया, तो ये 5 जो है फिक्स रूप से ए में बना नहीं रहेगा। जैसे नई वैल्यू आएगी, ये नई चीज है बच्चों आपको, आपके लिए, जैसे ही नई चीज आएगी वैसे ही ये पुरानी वैल्यू हटेगी और उसका नई चीज का अगर डेटा टाइप चेंज है तो इसका डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। जावा में भी ऐसा होता था कि एक इंटीजर ए में 5 स्टोर है, अगर आप 6 स्टोर करते हो तो पुरानी वैल्यू 5 हट जाएगी और 6 आ जाएगी। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता था कि 5 इंटीजर में स्टोर है और आप उसमें राम स्टोर कर दो तो वो सही चल जाए, लेकिन इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फिर से एक बार बताए कि इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसके पीछे क्या लॉजिक बताया गया था स्टार्टिंग में जब वेरिएबल डेफिनेशन? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हाँ, ये तो उसके पीछे की प्रोसेस है कि वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताई गई थी स्टार्टिंग में, जल्दी से कि सर वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट यस, करता है। ये पॉइंट, ए को वो इंटीजर मान ही नहीं रहा है, ए को वो एक ऑब्जेक्ट मानता है और ऑब्जेक्ट में हर तरीके की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये आपकी बात याद रखनी है आपको, ए को एक वेरिएबल ना मानकर ए को एक ऑब्जेक्ट मान रहा है, और ऑब्जेक्ट में चाहे इंटीजर स्टोर करो, चाहे फ्लोट स्टोर करो, चाहे स्ट्रिंग स्टोर करो, चाहे कैरेक्टर स्टोर करो। तो इसीलिए यहाँ पर ए की 5 वैल्यू हटाकर राम स्टोर कर देगा और लास्ट में राम ही प्रिंट हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। अब देखिए यहाँ पे ड्रिंक में यहाँ पे अवेलेबल लिख लिया गया, फूड में नन डाल दिया गया, और यहाँ पे एक डेफ कीवर्ड है, ये आपका फंक्शन टाइप से बनाने के लिए यूज होता है। आगे हम लोग, किसी को मालूम है डेफ का क्या यूज होता है आप लोगों में? फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन। हाँ, कोई भी फंक्शन क्रिएट करना होता है तो इसके लिए स्पेशली इसमें कीवर्ड दे दिया गया डेफ। डेफ का मतलब डेफिनेशन हो सकता है, और यहाँ पर एक मेनू टाइप का बनाया गया, ये एक्स को पास किया गया है और फिर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी ड्रिंक से, अगर ये मैच हो जाती है तो ड्रिंक प्रिंट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा सा फंक्शन का यूज बता दिया गया। एल्स में फूड प्रिंट कर दिया गया और फिर ये मेनू और फिर ये मेनू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिलहाल ये अवेलेबल और नन प्रिंट हुआ है, कैसे चलेगा ये? मेनू से यहां से जंप करके गया, ये
ये यहां से कॉलिंग हो रही है, ये मेनू से आपने कॉल किया और आपका मेनू में आपने क्या भेजा है, ड्रिंक भेजा है। तो मेनू पे पहुंचे एक बार और उसमें आपने भेजा क्या था, ड्रिंक भेजा था। तो ड्रिंक एक्स में स्टोर हो गया या ड्रिंक की वैल्यू स्टोर हो गई, और ड्रिंक की वैल्यू क्या थी, अवेलेबल थी। अवेलेबल इसमें स्टोर हो गई एक्स में। अब एक्स की वैल्यू क्या ड्रिंक से मैच हो रही है, तो ड्रिंक की वैल्यू तो अवेलेबल थी, तो अवेलेबल से मैच हो गया। तो यहां पे प्रिंट में ड्रिंक प्रिंट कर रहे हो, इसका मतलब अवेलेबल प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार जो मेनू कॉल किया गया उसमें तो अवेलेबल प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से मेनू कॉल कर दिया फंक्शन और फूड भेज दिया, तो फूड जंप करके यहां पर फंक्शन पे आएगा और यहां पे एक्स में फूड की वैल्यू स्टोर कर देगा। और फूड की वैल्यू क्या थी, नन थी, तो यहां पे नन स्टोर कर दिया इसने। अब नन जो है ड्रिंक से मैच हो रहा है क्या, तो ड्रिंक में क्या है, वो तो अवेलेबल है। तो नन जो है ड्रिंक से मैच नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, और एल्स में यहां पर फूड प्रिंट कर दे, तो फूड में क्या था, नन था, तो नन प्रिंट कर दे। तो इसीलिए पहले आपका आंसर आ गया अवेलेबल और दूसरा आंसर आया आपका नन। और यहां बता दिया गया, इन द above program we define a menu function inside menu when we set parameter as drink, then it display available, and when we set parameter is food, then it display none। तो नन प्रिंट भी हो जाता है, और बाकी हमने आपको जो बताया था वो भी, कि एक बार नन स्टोर कर दिया इसका मतलब हम अभी उसका वैल्यू को असाइन नहीं करना चाहते हैं और आगे चल के हम उसकी कोई वैल्यू बदल सकते हैं। तो ये हो सकता है। उसके बाद ये ऑपरेटर है। अब यहां पर ये ऑपरेटर वाला टॉपिक हम लोग नए क्लास में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी चीजें जाननी होंगी, कुछ चीजें नई भी होंगी, कुछ चीजें पुरानी हैं वो रिपीट हो जाएंगी। हाँ, ये सारे ऑपरेटर हैं और आउटपुट हैं इसके। हाँ, ऑपरेटर काफी हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है मतलब भर का है, बहुत है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो जैसा भी हो, आप लोग जो है इसकी वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। अब बच्चों क्या होगा, मैं जो ऐप है हमारा उस पर एक बैच क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर आप तीनों लोगों को उसमें नाम को ऐड करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ऐप का जो लिंक दिया गया होगा उसके थ्रू, और बैच कोड जो दिया गया होगा उसको डाल के आप बैच के अंदर चले जाओगे, और ये वीडियो आप जब चाहो तब आप देख पाओगे। और बाकी कोई क्वेरी हो किसी की, तो देखिए अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आप हमें बताते रहिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। भले वो आगे की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, अगर जरूरत पड़ गई तो मैं उसको पहले ही सॉल्व कर दूंगा, जैसा भी मेरे पास टाइम होगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। हाँ, और बाकी थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्किल में आ सकता है तो थोड़ा बैच बड़ा हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।